नमस्कार। द डीप डाइव में आप सबका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं अंग्रेजी के कुछ आम मुहावरों की दुनिया में, जिन्हें इडियम्स ऑफ फ्रेजेस कहते हैं। हाँ, तो हमारे पास ना कुछ दस्तावेज हैं एसएससी परीक्षाओं से, उनमें ये मुहावरे दिए हैं अर्थ के साथ, और हिंदी अनुवाद भी है। तो आज कोशिश रहेगी कि इनको समझें। मतलब सिर्फ मतलब नहीं, बल्कि इस्तेमाल कैसे होते हैं, क्या है इनके पीछे, भाषा को कैसे असरदार बनाते हैं। थोड़ी गहराई से बात करेंगे। कोशिश है कि मजेदार पड़ताल हो, सिर्फ जानकारी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाषा में मुहावरों की बात ही कुछ और है, नहीं? छोटी सी बात, गहरा मतलब। बातचीत को जानदार तो बनाते हैं, पर हाँ, कभी कभी सिर भी घुमा देते हैं, खासकर अगर हम सीधा मतलब निकालने लगे शब्दों का। बिल्कुल सही कहा आपने। मुहावरे तो जैसे भाषा की आत्मा होते हैं। अक्सर उनमें संस्कृति, इतिहास, इनकी परछाइयां दिखती हैं। और शब्दशः अनुवाद, अरे उसमें तो असली मजा और दोनों ही खो जाते हैं। और ये जो एसएससी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना, ये यही दिखाता है कि सिर्फ शब्द जानना काफी नहीं है, भाषा की नब्ज पकड़ना जरूरी है। ये परखते हैं कि उम्मीदवार भाषा को कितना गहरा समझते हैं। दिलचस्प। तो आइए कुछ मुहावरों से रूबरू होते हैं। पहला है ब्रेक द आइस। ये तो सुना ही होगा, शायद इस्तेमाल भी किया हो। दस्तावेजों में मतलब है इनिशिएट समथिंग या टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, और हिंदी में चुप्पी तोड़ना, बातचीत शुरू करना। ये इतना आम क्यों है? आम इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत जरूरी सामाजिक जरूरत को पूरा करता है। सोचिए जरा, आप नए लोगों से मिलें या कोई मीटिंग शुरू हो रही हो, माहौल थोड़ा खिंचा सा, औपचारिक सा होता है ना? हाँ, बिल्कुल। तब कोई हल्की फुल्की बात या मजाक करके माहौल को सहज बनाने की कोशिश होती है। बस इसी को कहते हैं ब्रेकिंग द आइस। ये लोगों के बीच की जो झिझक है, दूरी है, उसे कम करता है। जैसे कह सकते हैं, ही टोल्ड अ जोक टू ब्रेक द आइस बिफोर द प्रेजेंटेशन। अच्छा। हिंदी अनुवाद चुप्पी तोड़ना भी बिल्कुल सही बैठता है। हाँ, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत काम आता है। सही बात है। अच्छा, अगला थोड़ा अलग है, ब्रिंग होम द बेकन। जानकारी कहती है इसका मतलब है टू बी सक्सेसफुल, और हिंदी में सफल होना, पैसे कमाना। अब ये बेकन और सफलता, क्या कनेक्शन है भाई? थोड़ा अजीब नहीं? हाँ, पहली बार सुनने में जरूर अजीब लग सकता है, लेकिन ये अंग्रेजी का एक बहुत पुराना और बहुत प्रचलित मुहावरा है। इसका सीधा संबंध है परिवार के लिए जरूरी चीजें जुटाने से, खासकर आर्थिक रूप से सफल होने से। अच्छा। इसकी उत्पत्ति की कई कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि पुराने जमाने में इंग्लैंड में कुछ मेले लगते थे। वहां एक चिकनाई लगे सुअर, ग्रीज्ड पिग, को पकड़ने की प्रतियोगिता होती थी। अरे! और जो जीतता था उसे वो सुअर इनाम में मिलता था, यानी वो बेकन घर ले जाता था, जो उस समय एक कीमती चीज थी। हाँ, होगी बिल्कुल। तो बस ये मुहावरा उसी जीत और संसाधन लाने के भाव से जुड़ गया। जैसे माई सिस्टर वर्क्स रियली हार्ड, शी इज द वन हु ब्रिंग्स होम द बेकन इन हर फैमिली। अरे वाह, ये तो बड़ी दिलचस्प कहानी निकली। मुहावरों के पीछे अक्सर ऐसी कहानियां होती हैं। तो ये हुआ सफलता का मुहावरा। पर जहां सफलता है, वहां असफलता भी है। उसके लिए भी कुछ है क्या? बिल्कुल है। जैसे एक मुहावरा है, कांट कट द मस्टर्ड। दस्तावेजों में इसका अर्थ दिया है टू बी अनेबल टू डू अ जॉब। हिंदी में नौकरी करने में असमर्थ होना। कट द मस्टर्ड, सरसों काटना, इसका अयोग्यता से क्या लेना देना? हाँ, ये भी थोड़ा रहस्यमय लगता है। देखिए, इसकी उत्पत्ति भी पूरी तरह साफ नहीं है, पर एक थ्योरी है कि मस्टर्ड यहाँ पर किसी चीज की गुणवत्ता या स्टैंडर्ड को दिखाता है, जैसे अच्छा होना या तेज होना। तो कांट कट द मस्टर्ड का मतलब हुआ कि कोई व्यक्ति या चीज वो उस जरूरी लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा। या किसी काम के लिए जो काबिलियत चाहिए वो उसमें नहीं है। अच्छा, उम्मीद पर खरा न उतरना। हाँ, बिल्कुल। और ये सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, किसी भी स्थिति में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे ही सीम्ड लाइक अ गुड कैंडिडेट बट अल्टीमेटली ही कुडंट कट द मस्टर्ड। समझ गई। तो भाषा सिर्फ सफलता ही नहीं, कमी या अयोग्यता को भी ऐसे अनोखे तरीकों से बताती है। अच्छा, अब कुछ ऐसे मुहावरों पर आते हैं जो थोड़े चेतावनी जैसे लगते हैं। जैसे अ स्नेक इन द ग्रास, दिया हुआ है अ ट्रेचरस एंड डिसीटफुल पर्सन, अ सीक्रेट एनिमी। हिंदी में आस्तीन का सांप, गुप्त शत्रु। ये तो अपनी हिंदी कहावत जैसा है बिल्कुल। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है, और भाव भी वही है
एक ऐसा इंसान जो दोस्त होने का नाटक करे, आपके करीब रहे, पर असल में धोखेबाज हो और चुपके से नुकसान पहुंचाने की फिराक में हो। हाँ, जैसे घास में छिपा सांप अचानक हमला कर सकता है ना, बिल्कुल। वैसे ही ये व्यक्ति भी भरोसे का फायदा उठाकर धोखा दे सकता है। ये छिपे हुए खतरे की तरफ इशारा है। आई ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली बट ही टर्न्ड आउट टू बी अ स्नेक इन द घास। और इसी तरह का एक और है, अ वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग। जानकारी कहती है, अ हिपोक्रेट, अ डेंजरस पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी हार्मलेस। हिंदी में भेड़ की खाल में भेड़िया। ये स्नेक इन द ग्रास से अलग कैसे है तो दोनों ही धोखेबाज? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। दोनों धोखे की बात करते हैं, पर हाँ, थोड़ा फर्क है। स्नेक इन द ग्रास ज्यादातर छिपे हुए दुश्मन के लिए होता है, जो शायद पर्दे के पीछे से नुकसान पहुंचाएं। अच्छा। जबकि वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग वो उस व्यक्ति के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है जो जानबूझकर मासूम या भला होने का दिखावा करता है, ताकि वो आपका भरोसा जीत ले और फिर नुकसान पहुंचाए। यहाँ दिखावा ज्यादा है। समझ गया। जैसे कोई नेता जो बहुत मीठी मीठी बातें करे पर उसके इरादे बुरे हों, वो वुल्फ इन शीप्स क्लोथिंग कहा जा सकता है। ये दोनों ही मुहावरे हमें सिखाते हैं कि सिर्फ बाहर का रूप देखकर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और इसी बात को एक और मुहावरा भी कहता है, Can't judge a book by its cover। मतलब है, we should not judge something primarily on its appearance। हिंदी में केवल बाहरी दिखावे से मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। ये तो जिंदगी का एक अहम सबक लगता है मुझे। निश्चित रूप से ये बहुत सीधी और सच्ची सलाह है। किसी किताब का कवर कितना भी अच्छा हो या साधारण हो, अंदर की कहानी या ज्ञान तो बिल्कुल अलग हो सकता है। सही बात। यही बात इंसानों और चीजों पर भी लागू होती है। बाहरी सुंदरता या भद्दापन वो असली गुण या अवगुण का पैमाना नहीं हो सकता, या हमें जल्दबाजी में राय बनाने से रोकता है। सही कहा। अच्छा, अब जरा कोशिश और तरीकों पर बात करते हैं। एक मुहावरा है, बाय हुक और बाय क्रुक। दस्तावेज में मतलब है बाय एनी मीन्स, गुड और बैड, और हिंदी में कैसे भी करके। ये सुनने में थोड़ा नेगेटिव सा लगता है, जैसे सही गलत की परवाह किए बिना। हाँ, इसमें वो भाव है कि लक्ष्य हासिल करना सबसे जरूरी है। रास्ता चाहे कोई भी हो, सीधा या टेढ़ा, नैतिक या अनैतिक, ये जबरदस्त दृढ़ संकल्प दिखा सकता है। पर हाँ, अक्सर इसका इस्तेमाल नेगेटिव संदर्भ में ही होता है, जहां कोई अपने मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो। जैसे ही वॉज डिटर्मिन्ड टू गेट द प्रमोशन बाय हुक और बाय क्रुक। तो ये एक तरह की जिद हुई, लेकिन क्या हमेशा नेगेटिव ही होता है? कभी सिर्फ मजबूती ही दिखाने के लिए नहीं इस्तेमाल होता? हो सकता है कभी कभी शायद सिर्फ दृढ़ निश्चय जताने के लिए भी हो, पर ज्यादातर इसमें नैतिक रूप से क्वेश्चनेबल तरीकों का पुट रहता है। इसके उलट एक और मुहावरा है जो तेजी और प्रगति दिखाता है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब है वेरी क्विकली, रैपिडली। हिंदी में दिन दूनी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। ये तो काफी पॉजिटिव है। हाँ, ये हुई ना बात। बिल्कुल। ये बहुत तेजी से और बड़े पैमाने पर होने वाली तरक्की या विकास को दिखाता है। लीप्स मतलब लंबी छलांग, बाउंड्स मतलब कूद। अच्छा। तो ये दिखाता है कि प्रगति धीरे धीरे नहीं बल्कि बड़ी बड़ी छलांगों में हो रही है। जैसे द कंपनीज प्रॉफिट्स ग्रू बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर द न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, या हर हिंदी इंप्रूव बाय लीप्स एंड बाउंड्स आफ्टर शी मूव टू इंडिया। ये तेज और असरदार वृद्धि का सूचक है। बढ़िया। अच्छा, अब कुछ ऐसे मुहावरों को देखते हैं जो खास स्थितियों या घटनाओं का वर्णन करते हैं, जैसे अ रेड लेटर डे। दस्तावेजों में इसका मतलब है an important day, a day that is pleasantly noteworthy or memorable, happy and significant day, a very special day। हिंदी में महत्वपूर्ण दिवस, लाल अक्षर वाला दिन। इसका क्या मतलब? इसकी जड़ें हैं पुराने कैलेंडरों में, जहां छुट्टियों और खास त्योहारों को लाल स्याही से लिखा जाता था। अरे वाह! तो रेड लेटर डे एक ऐसा दिन बन गया जो बहुत महत्वपूर्ण हो, यादगार हो और आमतौर पर खुशी का हो। ये कोई निजी उपलब्धि का दिन हो सकता है, जैसे ग्रेजुएशन का दिन। हाँ। या कोई राष्ट्रीय महत्व का दिन। ये उस दिन की खासियत और खुशी को दिखाता है। August 15th is a red letter day in Indian history। अच्छा, तो ये था लाल रउपाराज। तो ये तो खुशी और महत्व का दिन हुआ। अब इसके उलट एक मुहावरा है, a storm in a teacup, मतलब big fuss over a small matter। हिंदी में बात का बतंगड़। हाँ, ये तो हमारे यहाँ भी खूब इस्तेमाल होता है। हाँ, ये भाव तो शायद हर संस्कृति में है। अब सोचिए, एक चाय के कप में भला कितना बड़ा तूफान आ सकता है। सही बात है। ये मुहावरा दिखाता है कि कैसे किसी बहुत छोटी मामूली सी बात पर बेवजह का बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया जाता है। या चिंता या गुस्सा, प्रतिक्रिया जो है वो समस्या के अनुपात से कहीं ज्यादा होती है।
जैसे दो सहकर्मियों में छोटी सी बहस हो गई और अगर पूरा ऑफिस सिर पर उठा लिया जाए तो वो हुआ अ स्टॉर्म इन अ टी कप। बिल्कुल सही, छोटी सी बात का बतंगड़। अच्छा, अब कुछ समझने और खोजने से जुड़े मुहावरे। ब्रिंग टू लाइट, इसका मतलब बताया गया है रिवील क्लियरली, हिंदी में रहस्य खोलना। हाँ, इसका मतलब है किसी ऐसी जानकारी या सच्चाई या तथ्य को सामने लाना जो पहले छिपा हुआ था या लोगों को पता नहीं था। ये किसी जांच या खोज या खुलासे के संदर्भ में अक्सर इस्तेमाल होता है। जैसे द इन्वेस्टिगेशन ब्रॉट सम शॉकिंग फैक्ट्स टू लाइट। ये अंधेरे से उजाले में लाने जैसा है, किसी छिपी हुई चीज को उजागर करना। और एक और है जो मुझे जासूसी कहानियों की याद दिलाता है, पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, मतलब टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, हिंदी में ज्ञात तथ्यों से निष्कर्ष निकालना। हाँ, थोड़ी जासूसी वाली बात तो है इसमें। इसका मतलब है कि आपके पास जो अलग अलग जानकारी के टुकड़े हैं या संकेत हैं, उनको जोड़कर आप किसी नतीजे पर पहुंचते हैं या किसी स्थिति को समझ पाते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि आपको सीधे तौर पर कुछ बताया गया हो, आप बस उपलब्ध सुरागों से खुद ही मतलब निकालते हैं। ये लॉजिकल सोच विश्लेषण की प्रक्रिया है। Seeing his wet umbrella and muddy shoes, she put two and two together and realized he had been out in the rain. ये तो दिमाग चलाने वाला मुहावरा है। अच्छा, कुछ और भी दिलचस्प मुहावरे हैं जो हमारी भावनाओं या स्थितियों को दर्शाते हैं। जैसे बटरफ्लाइज इन द स्टमक, मतलब बीइंग नर्वस, हिंदी में घबराहट होना। ये तो सच में महसूस होता है। बिल्कुल, ये उस अजीब सी फड़फड़ाती हुई सनसनी का वर्णन है जो पेट में महसूस होती है जब हम नर्वस होते हैं या उत्साहित होते हैं, खासकर किसी बड़ी घटना से पहले। हाँ, जैसे कोई इम्तिहान हो, इंटरव्यू। बिल्कुल, इम्तिहान, इंटरव्यू, पहली डेट, स्टेज पर जाने से पहले। ये शारीरिक प्रक्रिया को बताने का एक बहुत ही सटीक और लोकप्रिय तरीका है। I always get butterflies in my stomach before speaking in public. हाँ, ये एहसास तो जाना पहचाना है। अच्छा, एक और है अ व्हाइट एलिफेंट, मतलब कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन यूजलेस टू इट्स ओनर। हाँ। हिंदी में महंगा और परेशानी का स्रोत। सफेद हाथी, ये क्या है? अब उस हाथी को रखना, उसकी देखभाल करना बहुत खर्चीला होता था और उसे एक काम में भी नहीं सकते थे क्योंकि वो पवित्र था। ओहो। तो वो दरबारी धीरे धीरे कंगाल हो जाता था। इसलिए व्हाइट एलिफेंट ऐसी किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल होने लगा जो दिखने में तो बड़ी शानदार लगे, मूल्यवान लगे, पर उसे बनाए रखना बहुत महंगा और मुश्किल हो और उसका कोई व्यावहारिक फायदा ना हो। बाप रे, तोहफे में बर्बादी। क्या कहानी है। हाँ, कुछ ऐसी जैसे कोई पुरानी बड़ी हवेली जिसे ठीक कराने में लाखों लग जाएं। समझ गई। अच्छा, फिर एक है build castles in the air, मतलब daydream have unrealistic ideas to create impossible dreams or hopes. हिंदी में हवाई किले बनाना, कोरी कल्पना करना। ये तो सीधा सा लगता है। हाँ, ये काफी सीधा है और हिंदी के हवाई किले बनाना या ख्याली पुलाव पकाना जैसा ही है। बिल्कुल, ये उन योजनाओं या सपनों या उम्मीदों के लिए इस्तेमाल होता है जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता, जो पूरी तरह से अव्यवहारिक हों, कल्पना पर आधारित हों। जैसे बिना मेहनत किए अमीर बनने के सपने देखना, ये बिल्डिंग कासल्स इन द एयर है। कल्पना की उड़ान तो है पर जमीन से कोसों दूर। यानी सिर्फ सपने देखना बिना किसी ठोस योजना के। और आखिर में एक मुहावरा जो शांति और सुलह की बात करता है, bury the hatchet, मतलब to make peace, forget past quarrels, हिंदी में झगड़ा खत्म करना। ये कहाँ से आया? इसका संबंध माना जाता है नेटिव अमेरिकन परंपराओं से, जहां दुश्मन कबीलों के बीच जब शांति समझौता होता था तो हथियार, खासकर कुल्हाड़ी जिसे हैचेट कहते हैं, अच्छा, उसे जमीन में गाड़ दिया जाता था। ये इस बात का प्रतीक था कि अब लड़ाई खत्म, शांति स्थापित हो गई। ओहो, ये बात है। तो ये मुहावरा पुरानी दुश्मनी या नाराजगी या झगड़े को भुलाकर दोस्ती करने या सुलह करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके। After years of arguments, the two brothers finally decided to bury the hatchet. ये तो बहुत अच्छा प्रतीक है। तो आज हमने एसएससी परीक्षा से जुड़े इन दस्तावेजों के जरिए अंग्रेजी मुहावरों की एक पूरी दुनिया की सैर कर ली। बिल्कुल। और देखा कि कैसे ये छोटे छोटे वाक्यांश अपने अंदर कितने गहरे, कितने अलग अलग तरह के अर्थ समेटे हुए हैं। बिल्कुल। सफलता, असफलता, धोखा, कोशिश, खुशी, परेशानी, समझ, सुलह, सब कुछ। और कैसे ये बातचीत को ज्यादा संक्षिप्त, ज्यादा रंगीन और असरदार बना सकते हैं। बिल्कुल। और ये जानना बहुत जरूरी है कि मुहावरे सिर्फ शब्द नहीं है, ये भाषा की सांस्कृतिक धरोहर हैं।
इन्हें समझना सिर्फ परीक्षाओं के लिए नहीं जरूरी है, बल्कि अंग्रेजी बोलने वालों के साथ बेहतर संवाद करने के लिए, उनकी संस्कृति को थोड़ा और समझने के लिए और भाषा की सुंदरता, उसकी जटिलता को सराहने के लिए भी जरूरी है। ये दिखाते हैं कि भाषा कितनी रचनात्मक और अर्थपूर्ण हो सकती है। आज की इस बातचीत के बाद ना मेरे मन में एक सवाल घूम रहा है। क्या हर भाषा के अपने ऐसे अनोखे मुहावरे होते हैं जो सिर्फ उसी की संस्कृति, उसी के इतिहास की कहानी कहते हो? और क्या एक भाषा के मुहावरे का पूरा भाव, उसका वही रंग दूसरी भाषा में उतार पाना हमेशा मुमकिन होता है? ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने लायक सवाल है। हाँ बिल्कुल। हर भाषा की अपनी अनूठी मुहावरेदार अभिव्यक्तियां होती हैं जो उसके बोलने वालों का नजरिया, उनके अनुभव, उनकी संस्कृति की खास झलक देती हैं। और अक्सर इनका शब्दशः या हूबहू अनुवाद करना बहुत मुश्किल होता है, कभी-कभी नामुमकिन भी। जी। क्योंकि अनुवाद में वो सांस्कृतिक संदर्भ, वो ध्वनि, वो इशारा कहीं खो जाता है। ये भाषा और संस्कृति के अटूट रिश्ते का एक बेहतरीन उदाहरण है। शायद हमारे श्रोता भी सोच सकते हैं कि उनकी अपनी भाषा में ऐसे कौन से मुहावरे हैं जो उन्हें बहुत खास लगते हैं और जिनका अनुवाद करना उन्हें मुश्किल लगता है। इसी दिलचस्प सवाल और विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस भाषाई सफर में शामिल होने के लिए आपका